हर्ष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। जैसा कि मित्रों आप सभी लोग जानते हैं मैं आपको एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ा रहा हूं। आज मैं आप सभी के लिए रिवीजन क्लास लेके आया हूं। आप लोग कल फटाफट पेपर है आपका, आज जल्दी से इसका 100 क्वेश्चन है, इन 100 क्वेश्चन का रिविज़न कर लीजिए फटाफट। सारे हिंदी में हैं, कोई भी क्वेश्चन जो है बहुत टफ नहीं है और मोस्ट प्रोबेबली इसी में से क्वेश्चन आपके आएंगे। मेरे ये लेक्चर तथा इसके जो पहले वाले लेक्चर हैं वो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के आप देख लीजिए। उम्मीद है कि मैक्सिमम पेपर इसी से कवर हो जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है, ये पूछा गया है आपसे। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? यह पहला ऑप्शन है, यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। बी ऑप्शन है आपका, यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और परितंत्र अनुकूली प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। यह वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक विनिर्दिष्ट स्तर तक कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों देशों द्वारा अनुसमर्थित एक अंतः सरकारी समझौता है। यह विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय या रीड प्लस फैसलों में से एक है। तो यह पे पहलों में से एक है, यह पूछा गया है आपसे। तो यह ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल होता क्या है? एक्चुअली ग्रीन हाउस जो प्रोटोकॉल है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है, यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने, मतलब कितनी क्वांटिटी होगी और उसका कैसे कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे, उसका एक अंतर्राष्ट्रीय डाटा है, इंटरनेशनल डेटा है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब इसमें टुकड़ों में भी आंसर आ सकता है, तो उसको आप, मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। नेक्स्ट है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? पर्यावरण पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? तो ऑप्शन ए है मृदा, जल, वायु, वनस्पति। ठीक है, तो क्या है? तो पर्यावरण पारिस्थितिकी का जैविक घटक है आपका वनस्पति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? जंतु, वनस्पति, प्रवाहित जल या पारिस्थितिकी? तो आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक जो है वो आपका है प्रवाहित जल। प्रवाहित जल जो है वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का क्या है? भौतिक घटक है। ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवन विज्ञान कहलाता है, जैव भूगोल कहलाता है, भौतिकी कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, तो आपका क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। डी आंसर इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? फर्स्ट टाइम किसने उसका प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है ओडम ने, ऑप्शन बी है टॉन्सले ने, ऑप्शन सी है टेलर ने, ऑप्शन डी है डार्विन ने। तो आपका किसने किया था? टॉन्सले ने किया था। किसने किया था? टॉन्सले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन के पारिस्थितिकी तंत्र, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? उत्पादक में, उपभोक्ता में, द्वितीयक उपभोक्ता में, अपघटनकर्ता में। तो किसमें शामिल किया जाता है? तो यह किया जाता है अपघटनकर्ता में। ठीक है, अपघटनकर्ता में। वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किसमें सम्मिलित किया जाता है? अपघटनकर्ता में, या आप ये कह सकते हैं डिकम्पोजर में। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? मतलब जो जलवायु परिवर्तन होता है, क्लाइमेटिक चेंज होता है, उससे जो प्रभावित देश होते हैं उसके लिए, देशों के लिए कौन सा समूह बनाया गया है? ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है, क्लाइमेट रिलीफ फंड बनाया गया है, ग्रीन बैंक बनाया गया, वर्ल्ड ग्रीन फंड बनाया गया है। तो क्या बनाया गया है? वो बनाया ग्रीन क्लाइमेटिक फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड। इस ग्रीन क्लाइमेट फंड से जो क्लाइमेटिक जो चेंज होते हैं उसके द्वारा जो भी नुकसान होता है जिन देशों का, उनको पैसा दिया जाता है। इसमें बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं। वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? मृदा अपरदन पर पड़ता है, खरपतवार नियंत्रण पर पड़ता है, सूर्य के प्रकाश पर पड़ता है, चारागाहों की वृद्धि पर पड़ता है। ठीक है, तो इसका क्या है? मृदा अपरदन पर पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? सॉइल का इरोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है,
फिर भी यहाँ मरुदित क्यों होते हैं? ठीक है, मरुद्भिद क्यों होते हैं? ठीक है, पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुद्भिद क्यों होते हैं? तो पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। पहाड़ों की चट्टानें जल अवशोषित नहीं कर पाती हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ढलानों के कारण जो पानी है वो बह जाता है और पौधों के द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता, इसलिए जो पहाड़ों पर जो है वहां पर क्या हो जाता है? मरुद्भिद का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम का उदाहरण क्या है? ये पूछा है एग्जांपल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। तो आपका खेत, बांध, झील, पार्क। तो आपका इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका झील। लेक जो है वो नेचुरल पारिस्थितिकी तंत्र या नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए है प्रवाल भित्ति, ऑप्शन बी है वेटलैंड, ऑप्शन सी है खेत, ऑप्शन डी है नदी। तो आपका जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है उसका एग्जाम्पल क्या होगा? उसका एग्जाम्पल होगा खेत। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा? खेत होगा या फील्ड होगा। नेक्स्ट है लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? नदी, प्रवाल भित्ति, बांध, तालाब। नदी, प्रवाल भित्ति, बांध, तालाब। तो आपका क्या है? नदी, प्रवाल भित्ति, बांध, तालाब। तो इसका है प्रवाल भित्ति। लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति को इंग्लिश में बोलते हैं कोरल रीफ। ओके, नेक्स्ट है सबसे बड़ी कोरल रीफ कहां पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है आपका स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? समुद्र तट, खाड़ी, एस्चुरी या तालाब। समुद्र तट, खाड़ी, एस्चुरी या तालाब। तो आपका क्या है? स्वच्छ जल का तालाब, पॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? उत्पादक जोड़ते हैं, कार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं, अकार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं या उपभोक्ता जोड़ते हैं? तो कौन जोड़ता है? वो जोड़ते हैं आपके अकार्बनिक पदार्थ। जैविक और अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है? जैविक और अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है? अकार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? पशुओं को अत्यधिक चराकर, पशुओं से अत्यधिक चराकर, वनस्पति के कटाव द्वारा, वन रोपण द्वारा, पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आपका वन रोपण द्वारा। वन रोपण द्वारा हम क्या कर सकते हैं? वन रोपण द्वारा मृदा के कटाव को बचा सकते हैं। ठीक है, ये आपका सी आंसर इज द राइट आंसर, वन रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है? जलवायु संबंधी कारक, धरातलीय कारक, जैविक कारक या मृदा कारक? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? जलवायु संबंधी कारक। जलवायु संबंधी कारक जो हैं किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक एवं उपभोक्ताओं की संख्या को निर्धारण करते हैं। उनकी क्वांटिटी क्या होगी, उनका नंबर ऑफ जो है उत्पादक कितने होंगे या आपका प्रोड्यूसर कितने होंगे और आपका कंज्यूमर कितने होंगे, उसकी संख्या को निर्धारण करता है कौन? जलवायु संबंधी कारक। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों एवं प्राणियों, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों एवं प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों एवं प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? उत्पादक, पोषण संबंध, ऊर्जा प्रवाह या अपघटक? उत्पादक, पोषण संबंध, ऊर्जा प्रवाह या अपघटक? तो आपका क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों एवं प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार। तो इसका जो आधार है वो क्या है? पोषण संबंध है। क्या आधार है? पोषण संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? सूक्ष्म जीवाणु, अपघटक, द्वितीयक उपभोक्ता या हरे पादप? तो आपके जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसको बदलते हैं हरे पादप। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या बदलते हैं? हरे पादप। किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, जो क्लोरोफिल की मदद से पेड़ पत्ते क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिकी तंत्र स्वपोषी घटक कौन होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु, परभक्षी, पादप, मृतोपजीवी। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवाणु, परभक्षी, पादप, मृतोपजीवी। आपका इसका सही आंसर क्या होगा? पादप।
पारिस्थितिकी तंत्र के जो स्वपोषी होते हैं, खुद ही अपना भोजन बनाते हैं, वो क्या हैं? पेड़ पौधे। नेक्स्ट है, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? संप्रेषक कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं या परावर्तक कहते हैं? तो आपका इसको क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक। ये उत्पादन करते हैं, ठीक है, स्वपोषी होते हैं और उत्पादन करते हैं, जिनका हम लोग यूज करते हैं। विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? डीडीटी, बीएससी, फ्लिट या बैगॉन? तो आपका सबसे विश्व का सुप्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? डीडीटी, ठीक है। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय भवनों, मरुस्थलीय भवन किससे होता है? या डिसर्टिफिकेशन किससे होता है? डिजर्टिफिकेशन किससे होता है? वनों को उखाड़ने के कारण, जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, वायु की वजह से होने वाले तापमान, वायु की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। तो मरुस्थलीय भवन किसके कारण होते हैं? मरुस्थलीय भवन किसके कारण होते हैं, यह पूछा गया है। तो यह होता है बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। जहां पर बहुत उच्च तापमान होता है, हाई टेम्परेचर, और वर्षा बहुत कम होती है, वहां पर अपने आप में जो एयर चलती है उसके द्वारा जो सॉइल है वो सैंड में कन्वर्ट होने लगती है स्मॉल पार्टिकल पर, क्योंकि सॉइल का जो बॉन्डिंग प्रॉपर्टी है वो कमजोर हो जाती है, जिससे सॉइल धीरे धीरे टुकड़ों में विभक्त होने लगती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए। सॉइल जो है, किसी भी जो सॉइल के अंदर जो पानी विद्यमान होता है वो 3 तरीके से होता है, जिसमें आपका इलेक्ट्रोवोलेंट जो वाटर होता है उसमें, जिसको मॉलिक्यूलर वाटर बोलते हैं, उसके द्वारा सॉइल के पार्टिकल एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है। वो जब कम हो जाता है तो सॉइल टूटने लगती है, बिखरने लगती है। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं या तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं? तो जो शाकाहारी प्राणी हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 क्वेश्चन, कुत्ता किस वर्ग में आता है? डॉग जो है वो किस वर्ग में आता है? प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में या उत्पादक में? तो देखिए 24 का जो सही उत्तर है वो आपका क्या है? द्वितीय उपभोक्ता में आता है। तो ह्यूमन जो है वो आपका प्राथमिक में आएगा और डॉग जो है आपका द्वितीय उपभोक्ता में आएगा। नेक्स्ट, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो सर्वाहारी जंतु जो है, ए ऑप्शन है उत्पादक, बी ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, सी ऑप्शन है द्वितीय उपभोक्ता, डी ऑप्शन है तृतीय उपभोक्ता। तो आपका जो सर्वाहारी जंतु है वो किस में आते हैं? सर्वाहारी जंतु आपके आते हैं द्वितीय उपभोक्ता में। सर्वाहारी जंतु किसमें आते हैं? द्वितीय उपभोक्ता में। नेक्स्ट है, तृतीय उपभोक्ता कौन है? इसमें से तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं? हाथी, गैंडा, शुतुरमुर्ग, बाज। हाथी, गैंडा, शुतुरमुर्ग, बाज। तो आपका बाज जो है वो तृतीय उपभोक्ता में आता है। बाज किसमें आएगा? तृतीय उपभोक्ता में आएगा। शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? तो आपसे पूछा गया शेर जो है वो किस वर्ग में सम्मिलित है? सर्वाहारी में, उत्पादक में, द्वितीय उपभोक्ता में, तृतीय उपभोक्ता। तो शेर जो है वो आपका तृतीय उपभोक्ता में आएगा, तृतीय उपभोक्ता में आएगा। गिद्ध किस वर्ग में आता है? पूछा गया गिद्ध किस में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता में, परजीवी में, द्वितीयक में या तृतीयक में? तो गिद्ध जो है वो तृतीय उपभोक्ता में आता है। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? केचुआ को, गिद्ध को, शुतुरमुर्ग को, बाज को। केचुआ को, गिद्ध को, शुतुरमुर्ग को, बाज को। तो आपको गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? दीमक, मेढक, छिपकली, सांप। दीमक, मेढक, छिपकली, सांप। तो सम्मार्जक उपभोक्ता में सम्मिलित है आपका दीमक। सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सा आता है? दीमक आता है या टर्माइट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटक जीवों का उदाहरण कौन सा है? अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? शैवाल है, प्लांक्टन है, कवक है, मेढक है। तो आपका जो अपघटक जीवों हैं उसमें कौन सा आता है? सी आता है, कवक। कवक आता है क्या? कवक किस में आएगा? अपघटक में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते रहिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? उत्पादक में, अपघटक में, प्राथमिक उपभोक्ता में, द्वितीय उपभोक्ता में? बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? उत्पादक में, अपघटक में, प्राथमिक उपभोक्ता में या द्वितीय उपभोक्ता में? तो बैक्टीरिया आपका सम्मिलित है अपघटक में। बैक्टीरिया किस में सम्मिलित है? अपघटक में। बैक्टीरिया किस में सम्मिलित है? आपका अपघटक में। जैव भार में कौन सम्मिलित है? जैव भार में कौन सम्मिलित है? उत्पादक सम्मिलित है, उपभोक्ता सम्मिलित है, अपघटक सम्मिलित है या समस्त जीव सम्मिलित हैं? तो आपका जो जैव भार है उसमें क्या है? समस्त जीव सम्मिलित हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? भूताप, सूर्य, ग्रीन हाउस गैसें, चंद्रमा। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत पूछा गया है
तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? वो सूर्य है। सोर्स क्या है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का? सूर्य है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? रूपांतरण होता है या क्या होता है? ऐसे कह सकते हैं रूपांतरण होता है, निर्माण होता है, स्थिरीकरण होता है, विनाश होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है? रूपांतरण होता है, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है। ठीक है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? स्थिरीकरण से, प्रदूषण से, रूपांतरण से, नवीनीकरण से। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है, जो ऊर्जा कम होती है वो किससे होती है? रूपांतरण से। रूपांतरण से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो जिस सोर्स में हम यूज करना चाहते हैं उसमें वह नहीं हो पाती। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है आपके घर में, इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी आई, इलेक्ट्रिसिटी को आपने हीटर पे यूज किया, तो जो आपने खाना बनाना चाहा वो थोड़ा सा हीट में कन्वर्ट होके उसके आसपास के एटमॉस्फेयर को हीट कर देता है, गर्म कर देता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है, तो वर्क वो उसका वर्क जो है दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाता है, जिससे हमारा रूपांतरण से ऊर्जा में लॉस हो जाता है। जितना हम चाहते हैं वो हमें पूरा एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है। हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किसमें बदलते हैं? हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किसमें बदलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। तो किसमें बदलते हैं? आपका रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, यह क्वेश्चन थोड़ा घुमा के फिर से आ गया था। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? 10%, 20%, 30%, 1%। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो ये आपकी पहुंचती है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है? चतुर्दिशात्मक, एक दिशात्मक, त्रिदिशात्मक, द्विदिशात्मक। ठीक है, तो कैसा होता है? तो वो होता है आपका एक दिशात्मक। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर से प्रवाहित होती है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर पर प्रवाहित होती है? उच्च स्तर से निम्न स्तर में, उच्च स्तर से अति उच्च स्तर को, निम्न स्तर से उच्च स्तर को, या समान स्तर को? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा है वो किससे प्रभावित होती है? उच्च स्तर से निम्न स्तर को। पारिस्थितिकी तंत्र में एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हाई लेवल से लो लेवल में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशात्मक, लंबवत, चक्रीय, क्षैतिज। एक दिशात्मक, लंबवत, चक्रीय, क्षैतिज। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशात्मक होता है, लंबवत होता है, चक्रीय होता है, या क्षैतिज होता है? तो आपका कैसा होता है पारिस्थितिकी तंत्र में? तो वो होता है आपका चक्रीय। कैसा होता है? चक्रीय होता है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है? ऊर्जा का गैर परंपरागत सोर्स कौन सा होता है? पेट्रोलियम, कोयला, सौर विकिरण, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक केंद्रों से विद्युत। ठीक है, तो ऊर्जा का गैर परंपरागत सोर्स कौन सा होता है? पेट्रोलियम, कोयला, सौर विकिरण, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक केंद्रों की विद्युत। ठीक है, तो आपका इसका क्या सही आंसर होगा? इसका होगा आपका सौर विकिरण। सौर विकिरण। अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? जल का, खनिजों का, वायु का, ऊर्जा का। जल का, खनिजों का, वायु का, ऊर्जा का। अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? जल का होता है, खनिजों का होता है, वायु का होता है, ऊर्जा का होता है। तो अवसादी चक्रों में खनिजों का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है? खनिजों का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? उत्पादन स्तर, खाद्य स्तर, पोषण स्तर, अवशोषण स्तर। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? उत्पादन स्तर कहलाती, खाद्य स्तर कहलाती, पोषण स्तर कहलाती, या अवशोषण स्तर कहलाती? तो यह कहलाती है आपकी पोषण स्तर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? प्रारंभ में, मध्य में, अंतिम में, सर्वत्र होते हैं। हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? यह आपसे पूछा गया है। तो हरे पादप जो हैं भोजन श्रृंखला के प्रारंभ में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीवों के मध्य में भोजन प्राप्त करने के लिए निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य क्रम कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं, खाद्य वृक्ष कहते हैं। तो 46 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? खाद्य श्रृंखला। जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने निश्चित पोषण के क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जल चक्र से, अवसादी चक्र से, खाद्य श्रृंखला से, जंतु श्रृंखला से। तो जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है? तो वह किससे होता है? खाद्य श्रृंखला से। किससे होता है? खाद्य श्रृंखला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिक
एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर मिलने से क्या बनता है? एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर मिलने से क्या बनता है? खाद्य चक्र बनता है, खाद्य जाल बनता है, खाद्य संगम बनता है, खाद्य वृक्ष बनता है। तो आपका क्या बनता है? खाद्य जाल बनता है, खाद्य जाल बनता है। खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? अपघटक होते हैं, उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं या द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं? तो खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते रहे हैं। खाद्य श्रृंखला के सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है? खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है? प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता या सर्वोच्च उपभोक्ता? तो खाद्य श्रृंखला की जो सबसे कमजोर कड़ी होती है वो होती है सर्वोच्च उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है सूक्ष्म जीवों और मछलियों पर, सूक्ष्म जीवों और प्राणी लवकों पर, मछलियों और सरीसृप के ऊपर, उत्पादकों या उपभोक्ताओं पर। तो ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? सूक्ष्म जीवों और मछलियों पर निर्भर करती है, सूक्ष्म जीवों और प्राणी लवकों पर निर्भर करती है, मछलियों और सरीसृप पर निर्भर करती है, उत्पादक एवं उपभोक्ता पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? ये करती है सूक्ष्म जीवों और मछलियों पर निर्भर करती है, जो आपकी पॉन्ड की पारिस्थितिकी तंत्र होता है। मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस 1972 का आयोजन कहाँ हुआ था? मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस 1972 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपका ये पूछा गया स्टॉकहोम में, पेरिस में, जिनेवा में, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपका जो हुआ था वो हुआ था आपका पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुद्भिद में लंबा मूल तंत्र क्या होता है? क्योंकि मरुद्भिद में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, गहरे जल स्रोतों से जल अवशोषित करने हेतु तो जड़ें गहराई में चली जाती हैं, मृदाओं का उच्च तापमान मूल्य वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, रात्रि के समय कम तापमान पर मूल्य वृद्धि प्रोत्साहित होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? गहरे जल स्रोतों से जल अवशोषित करने हैं तो जल जो जड़ें हैं वो गहराई में चली जाती हैं, इसलिए मरुद्भिद में लंबा मूल तंत्र होता है। ठीक है, क्योंकि जो पानी नीचे मिलता है तो वो बहुत दूरी तक जड़ें जो हैं पानी नीचे को खींचती हैं। सतत विकास किस संसाधन के प्रति संवेदनहीनता दर्शाता है? सतत विकास किस संसाधन के प्रति संवेदनहीनता दर्शाता है? देखिए, जब भी हम कोई विकास कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें हम पर्यावरण को भूल जाते हैं, उसमें संवेदनशीलता दिखलाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन। तो ये आपका क्या है? औद्योगिक संसाधन। औद्योगिक संसाधन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मदद से जब निम्न कड़ी उत्पादकों उपयोगी तत्व में परिवर्तित किया जाता है? किसकी मदद से जब निम्न कड़ी उत्पाद को उपयोगी तत्व में परिवर्तित किया जाता है? जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, नाभिकीय प्रोटीन द्वारा या रेडियोधर्मी तत्वों द्वारा? तो आपके किसके द्वारा होता है? तो यह होता है आपका जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक तथा जैविक संसार जहां कोई रहता है उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, जलमंडल कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं आपके? उसको कहते हैं पर्यावरण। जिस एटमॉस्फेरिक जिस एरिया में हम आप रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, वो पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, परिपरस आवरण, हमारे चारों ओर का आवरण क्या है? वो पर्यावरण है। वह कौन सी जरूरी कारक है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पर्यावरण उत्पन्न करता है? वायुमंडल का प्रभाव, मानवीय क्रियाओं का प्रभाव, ओजोन परत का प्रभाव या उपयुक्त सभी? ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? मानवीय क्रियाओं का प्रभाव। मानवीय क्रियाओं का प्रभाव। 50 से 60 किलोमीटर वायुमंडल में उपस्थित गैस है। 50 से 60 किलोमीटर तक वायुमंडल में उपस्थित गैस है, ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो आपका क्या आंसर होगा इसका? ओजोन। 50 से 60 किलोमीटर तक वायुमंडल में उपस्थित गैस ओजोन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुख्य कारक का नाम जो प्रदूषण उत्पन्न करता है। मुख्य कारक का नाम जो प्रदूषण उत्पन्न करता है, समुद्री जीव, जानवर, मनुष्य, नाइट्रोजन। समुद्री जीव, जानवर, मनुष्य, नाइट्रोजन। तो आपका ये पूछा गया है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? जो मुख्य कारक जो प्रदूषण उत्पन्न करता है वो मनुष्य है, बाकी कोई भी जानवर और समुद्री जीव इतना पॉल्यूशन उत्पन्न नहीं करते हैं। फिर जैव अनिनीकरण पदार्थ का नाम है, जैव अनिनीकरण पदार्थ का नाम है, तो जिसको हम कम नहीं कर सकते हैं उसका नाम पूछा गया है, पॉलीथीन, रेडियोधर्मी कर्चा या प्लास्टिक। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा?
रेडियोधर्मी कचरा। ठीक है, ये आपका बहुत दिक्कत करता है, जल्दी अपघटित नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है। ओजोन परत के ऊपर आयन की परत होती है जो छोड़ती है एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, रेडियो किरणें या कोई नहीं। ठीक है, तो क्या छोड़ती है? रेडियो किरणें छोड़ती है। नेक्स्ट है हवा तथा पानी का प्रदूषण होता है रेडियोधर्मी क्षय कारण, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका क्या होगा? औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य एक है सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका क्या है? सर्वाहारी है। ठीक है, सब कुछ खा लेता है, यह मनुष्य है। जंगलों की पूर्ति का बड़ा कार्यक्रम है, जंगलों की पूर्ति का बड़ा कार्यक्रम है सिल्वीकल्चर, जंगलों की कटाई, जंगलों की पूर्ति या कोई नहीं। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में अजैविक पर्यावरण के दो घटक हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, पानी नाइट्रोजन, हवा एवं पानी और कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? अजैविक पर्यावरण के तो हवा और पानी। नेक्स्ट है आपका, वह अपशिष्ट पदार्थ जो पृथ्वी में रहता है तथा जिसका उपयोग नहीं हो सकता, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ, जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ, जैव आवर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ। बी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, वनों की कटाई के कारण होता है, वनों की कटाई के कारण होता है भूमि का कटाव, भूमि की उपजाऊ शक्ति, भू संरक्षण या प्रदूषण। तो आपका इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? भूमि का कटाव, भूमि का कटाव। नेक्स्ट है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सोखा जाता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सोखा जाता है? ऑक्सीजन द्वारा, जलवाष्प द्वारा, वाटर गैस द्वारा, ओजोन द्वारा। तो किसके द्वारा सोखा जाता है? तो आपका ओजोन द्वारा सोखा जाता है। ये तो बहुत सही आंसर है, किसके द्वारा सोखा जाता है? ओजोन द्वारा सोखा जाता है। नेक्स्ट है, आम कीड़े मार दवाइयाँ कौन सी हैं? आम कीड़े मार दवाइयाँ कौन सी हैं? DDT एंड BSC, नीला तोता, पोटेशियम नाइट्रेट या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? वो होगा आपका DDT एंड BSC, ये जो है आम कीड़े मारने की दवाइयाँ हैं। नेक्स्ट है, सिल्वीकल्चर कार्यक्रम है मछली पकड़ना, वनों की पूर्ति करना, धरती से धातुएं इकट्ठी करना या इनमें से कोई नहीं। तो सिल्वीकल्चर कार्यक्रम क्या है? वन की पूर्ति करना, वन की पूर्ति करना। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडल फैला हुआ है 15 किलोमीटर से तक, 15 से 60 किलोमीटर तक, धरती से 60 किलोमीटर तक या 60 किलोमीटर से ज़्यादा। ये ऑप्शन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप वायुमंडल कहाँ तक फैला हुआ, इसके मैंने सारे ऑप्शन यहीं लिख दिए हैं। तो आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर देखिए, वायुमंडल फैला हुआ है 15 किलोमीटर तक, 15 से 60 किलोमीटर तक, धरती से 60 किलोमीटर तक, 60 किलोमीटर से ज़्यादा। ठीक है, तो कहाँ तक फैला हुआ है? इसका ऑप्शन आपका क्या होगा? सी, धरती से 60 किलोमीटर तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में स्वतंत्र ऑक्सीजन आती है ऑक्साइड के विच्छेदन से, प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों से, पानी के वाष्पों का अपघटन से या उपरोक्त सभी। ठीक है, हवा में स्वतंत्र ऑक्सीजन आती है ऑक्सीजन के विच्छेदन से, प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों से या पानी के वाष्पों के अपघटन से या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों से। कौन सी गैस अधिक जहरीली है? कौन सी गैस अधिक जहरीली है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो आपकी कौन सी गैस अधिक जहरीली है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाईली पॉइजनस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कौन सा रोग ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि का कारण होता है? कौन सा रोग ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि का कारण होता है? कैंसर, एड्स, सिफिलिस या कोई नहीं। कैंसर, एड्स, सिफिलिस या कोई नहीं। तो ये कैंसर होता है जो ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि का कारण होता है। पौधे व जानवर बनाते हैं मूल पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, जैविक आवर्धन या उपरोक्त सभी। तो आपका क्या बनाते हैं? जैविक पर्यावरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती के नीचे पानी की सतह कहलाती है, धरती के नीचे पानी की सतह कहलाती है, वाटर टेबल कहलाती है, जल स्तर कहलाती है, स्प्रिंग स्तर कहलाती है या कोई नहीं कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा? वाटर टेबल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तेल की पानी पर पतली तह होती है, तेल के पानी पर पतली तह होती है, आयोलेट की, तेल की फिल्म की, ऑयल स्लिक की या कोई नहीं। तो तेल पर किसकी होती है? ऑयल स्लिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सी खतरनाक बीमारी का इलाज नहीं है? मलेरिया, टीबी, कैंसर, एड्स, बेरी कालाजार या कोई नहीं? तो कैंसर और एड्स का इलाज नहीं है। नेक्स्ट है, शराब दिमाग संतुलन को क्या करती है? घटाती है, बढ़ाती है, दोनों या कोई नहीं? ठीक है, तो क्या करती है अल्कोहल? वो आपका घटाती है दिमाग के संतुलन को, बैलेंस को। नेक्स्ट है आपका प्रदूषक जो वर्षा के पानी में घुलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। प्रदूषक जो वर्षा के पानी में घुलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो प्रदूषक जो वर्षा के पानी में घुलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं, उसका सही आंसर क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। शोर के मापने की विधि कौन सी है? डेसिबल, डेसिमल, डीबीए या डाई ऑपरेटर। तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषक होता है हवा द्वारा, रसायनों द्वारा, सौर द्वारा, रेडियोधर्मी प्रदूषण द्वारा। तो सबसे ज्यादा जो हानिकारक होता है वो किसके द्वारा होता है? रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा। ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा या रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के द्वारा या रेडियो एक्टिव मेटल्स के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नकरणीय पदार्थ है? एल्युमिनियम के डिब्बे, डीडीटी, कागज, प्लास्टिक। एल्युमिनियम के डिब्बे, डीडीटी, कागज, प्लास्टिक। कौन सा निम्नकरणीय पदार्थ है? यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका कागज। कागज को हम क्या कर सकते हैं? आपका रिसाइकिल भी कर सकते हैं, इसको हम डिकम्पोज भी कर सकते हैं। बाकी चीजों को रिसाइकिल तो कर सकते हैं, बस उसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक ही मिट्टी में वर्ष दर वर्ष एक फसल लगाने को क्या कहते हैं? फसल चक्र, मोनोकल्चर, सिल्वीकल्चर या कोई नहीं? तो एक ही जो आपकी फसल है उसको लगातार वही बोते रहो तो उसको कहते हैं मोनोकल्चर। मोनो का मतलब होता है सिंगल या एक। ठीक है, पृथ्वी की अनुमानित आयु है 5 करोड़ वर्ष, 4 करोड़ वर्ष, 6 करोड़ वर्ष या 7 करोड़ वर्ष। तो पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है ये आपसे पूछा गया है 85 क्वेश्चन में। तो 5 करोड़ वर्ष, 4 करोड़ वर्ष, 6 करोड़ वर्ष या 7 करोड़ वर्ष? तो आपका 5 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिस्ट ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजी ऑक्सीजन डिमांड या ऑक्सीजन डिमांड? तो ये आपका क्या होगा? जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? बीओडी बोलते हैं। कभी कभी बीओडी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 87 क्वेश्चन है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, महासागरों में जल वृद्धि का कारण है अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ध्रुवीय प्रदेशों में जब बर्फ पिघलती है, ध्रुवीय प्रदेशों में मतलब अंटार्कटिका महाद्वीप या जो पोल साइड के हैं, अर्थ का जो 2 पोल है, साउथ और आपका नॉर्थ, इन दोनों पोल्स पर जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? महासागरों में जल का वृद्धि हो जाती है। भूमंडलीय तापमान का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, वनों में वृद्धि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। इनडायरेक्ट वे में ये कह सकते हैं, अगर वनों में कमी होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि वनों में कमी होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी और ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी, जिससे टेम्परेचर जो है वो आपका बढ़ने लगेगा। जुगाली करने वाले पशु, जुगाली जो पशु जो है अनाज खाने के बाद, जैसे भैंस है वो अनाज खाने के बाद जो आपका चारा खाने के बाद मुंह चलाती रहती है, उसको बोलते हैं जुगाली करना। तो जुगाली करने वाले पशु ग्रीन हाउस को गैस को उत्पन्न करते हैं। तो कौन सी गैस को उत्पन्न करते हैं ये पूछा गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं, जलवाष्प को करते हैं, मीथेन को करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को करते हैं। तो किस गैस को उत्पन्न करते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो आपका वो किसको करते हैं? CH4 या मीथेन को उत्पन्न करते हैं। वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो आपसे पूछा गया है वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण? तो आपका कहते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण का कारण है ध्वनि विस्तारक यंत्र, कीटनाशकों का प्रयोग, धुआं या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें क्या होगा? आपका धुआं।
नेक्स्ट है वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो आपकी कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपकी प्रदूषित करती है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है सूर्य के प्रकाश द्वारा, वृक्षों द्वारा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? वृक्षों के द्वारा हम जो है वायु प्रदूषण को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका पूछा गया जल संरक्षण से, पौधारोपण से, ओजोन संरक्षण से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? पौधारोपण से। इसी तरह आप ये याद रखिए, क्वेश्चन और है कि वनों की कटाई के लिए जो अभियान चलाया था, जिसका अभियान का नाम है चिपको आंदोलन, वह सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। ये भी उत्तराखंड से आते हैं। नेक्स्ट है आपका पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वह अवशोषित करते हैं। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वह अवशोषित करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गैसीय अपशिष्ट है घरों से गंदा पानी निकालना, सब्जी व फलों के छिलके, लकड़ी व कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं या इनमें से कोई नहीं। तो गैसीय अपशिष्ट क्या है? लकड़ी व कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं। नेक्स्ट है मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है, HG, पारा, कैडमियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? लेड होगा या सीसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन माता रोग किसके कारण होता है? HG के कारण होता है या PB के कारण होता है? ठीक है, ये आपको मैंने इसका बताया है आपका लेड या सीसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 98 में आपका बताया है मैंने आपका PB। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कंफ्यूजन नहीं हो। मुझे लगा मैंने कोई और बता दिया है। मीन माता रोग किसके कारण होता है? तो मीन माता रोग किसके कारण होता है? वो पारे के कारण होता है या HG के कारण होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये आज के लास्ट क्वेश्चन है, आज का 100वां क्वेश्चन है। मैंने बहुत फास्ट बताने की कोशिश की है। चलिए 100वां क्वेश्चन करते हैं। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? SO2, O2, CO2 या Cl? ठीक है, तो वो क्या है? SO2 जो है वायुमंडलीय प्रदूषक का अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। आप लोग का जो कल पेपर है, आप इन क्वेश्चंस को मेरे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के जो लेक्चर पढ़े हैं, ज़्यादा है नहीं, 5-6 लेक्चर वो होंगे और बाकी का ये लेक्चर है 100 क्वेश्चन का। इनको बहुत अच्छे से आप पढ़ जाइए, समझ लीजिए, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से आएंगे। कुछ अगर अन्यत्र कहीं से आ जाते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर और अच्छे से पेपर सॉल्व करिएगा आप लोग। और हमारी तरफ से, मेरे पॉलिटेक्निक चैनल की तरफ से, पॉलिटेक्निक क्लासेस की पूरी टीम की सब तरफ से आप लोगों को अच्छे रिजल्ट की मेरी ओर से अग्रिम बधाई। और इस पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, और जितने भी पेपर हैं उनके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। ठीक है, ईश्वर जो है आपको अच्छे नंबर जो है प्रदान करे, अच्छे नंबर आपको मिले, पेपर आपका अच्छा जाए, और नेक्स्ट ईयर में आपसे हमारी मुलाकात फिर होगी। इसके चलते आप हमारे चैनल को अभी से, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाते रहें। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड्स। हिमांशु वर्मा की तरफ से आप सभी को, जो आपके परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।